नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 में और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, लेकिन उससे पहले दो बड़ी बातें। सबसे पहले हम अपने सभी दर्शकों को विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आपके प्यार से हमारा कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है और आप यूं ही अपना प्यार बरकरार रखें। आज वंदे भारत सिर्फ आधे घंटे का होगा, क्योंकि अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा खास शो सफेद मौत। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। और वंदे भारत में सबसे पहले बात दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने हिमाचल को एम्स के साथ कई परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल के वीरों को भी नमन किया और हिमाचल में क्योंकि जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, माना यह जा रहा है कि बीजेपी ने विजयादशमी के साथ ही हिमाचल चुनाव का शंखनाद भी कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मौका दशहरे के पावन पर्व का था और दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जगह हिमाचल प्रदेश, जहां पीएम मोदी ने रणसिंघा बजाकर विजय शंखनाद का बिगुल बजा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में एम्स का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल को 3650 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। बिलासपुर के लुहड़ू मैदान में पीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि हिमाचल वीरों की धरती है और मैंने हिमाचल की रोटी खाई है, इसलिए मुझे यहाँ का कर्ज चुकाना है। हिमाचल तो मेरा छोटा सा राज्य है, लेकिन ये वीरों की धरती है और मैंने यहाँ की रोटी खाई है, मुझे कर्ज भी चुकाना है। पीएम मोदी ने बिलासपुर की धरती से सभी देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पावन पर्व हर बुराई से पार पाते हुए अमृतकाल में जिन पंच प्राणों का संकल्प देश ने लिया है, उन पर चलने के लिए नई ऊर्जा देगा। पीएम ने हिमाचल की धरती पर आने को सौभाग्य बताया। हिमाचल के बारे में पीएम ने कहा कि यहाँ अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, IIT, IIM जैसे बड़े संस्थान हैं, जो हिमाचल की शान को बढ़ा रहा है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, IIT भी है, IIIT भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है। देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है। कहते हैं हिमाचल वीरों की भूमि है। एम्स के उद्घाटन के बाद पीएम ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा करने वाले हिमाचल अब जीवन की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। प्रधानमंत्री ने मेडिकल टूरिज्म की बात की, हिमाचल के आबो हवा को सराहा। हिमाचल का एक पक्ष और है जिसमें यहाँ विकास की अनंत संभावनाएं छुपी है। ये पक्ष है मेडिकल टूरिज्म का। यहाँ की आबोहवा, यहाँ का मौसम, यहाँ का वातावरण, यहाँ की जुड़ी जड़ी बूटियां, यहाँ का अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयुक्त वातावरण, आज भारत मेडिकल टूरिज्म को लेकर दुनिया का एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जारी है। बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। आज उन्होंने बारामूला में एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान एक ऐसा भी वक्त आया जब अमित शाह ने अपने संबोधन को रोक दिया, क्योंकि तब अजान का वक्त हो चुका था। वहीं अमित शाह ने बारामूला से पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई। मिशन कश्मीर पर निकले अमित शाह का आज तीसरा दिन था। इस तीसरे दिन में गृह मंत्री ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की, जिसमें नागरिक प्रशासन सुरक्षा बलों के अधिकारी, खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
बैठक के बाद अमित शाह ने बारामूला में रैली को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब अमित शाह ने अपने भाषण को बीच में रोक दिया, क्योंकि शाह के भाषण के बीच ही अजान का वक्त हो गया था और अजान की आवाज सुनकर शाह ने भाषण पर अल्प विराम लगाया। मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या? हो गया? अमित शाह के इस पूरे घटनाक्रम से मुस्लिम समुदाय प्रभावित हुए। अमित शाह ने इस दौरान पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया। बारामूला की रैली में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। जिन्होंने 70 साल तक यहाँ राज किया, वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुंजर पहाड़ी और बकरवाल भाइयों को बात करना, मैं कश्मीर के युवाओं को बात करना। जरा खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, इसने कश्मीर का क्या भला? आतंकवाद पर अमित शाह जमकर बरसे। शाह ने साफ किया कि सुरक्षा एजेंसियों को सरकार ने खुली छूट दी है कि वो आतंकवाद पर जमकर प्रहार करे। इसके साथ साथ ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार गंभीर है। जम्मू कश्मीर में से अलगाववाद समाप्त हो, जम्मू कश्मीर में से आतंकवाद समाप्त हो और जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग बनकर रहे, वो हम चाहते हैं। मिशन कश्मीर पर निकले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कई सौगात दी। उम्मीद है कि शाह के दौरे से जम्मू कश्मीर में विकास की नई रफ्तार बढ़ेगी। तो एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, तो दूसरी तरफ पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने खुद को नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि शाह के दौरे के दौरान अधिकारियों ने उन्हें नजरबंद कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब गृह मंत्री सामान्य हालत का ढोल पीटते हुए कश्मीर में घूम रहे हैं, मैं एक कार्यकर्ता की शादी के लिए पट्टन जाने को थी, लेकिन घर में नजरबंद हूँ। अगर एक पूर्व सीएम के मौलिक अधिकारों को इतनी आसानी से निलंबित किया जा सकता है, तो कोई आम आदमी की दुर्दशा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहीं महबूबा मुफ्ती के इस दावे का जम्मू कश्मीर पुलिस ने जवाब देते हुए खंडन किया। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के जवाब में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर कहा कि ये स्पष्ट किया जाता है कि पट्टन के लिए किसी भी तरह की यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पट्टन की यात्रा दोपहर 1 बजे थी, जैसा कि हमें सूचित किया गया था। उनके द्वारा ट्वीट की गई तस्वीर अंदर की है। बंगले SIC में रहने वाले निवासियों के लिए एक लॉक है, जिसे वो खुद खोल या बंद कर सकते हैं। वे यात्रा करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इस ट्विटर वार का अंत अभी नहीं हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह के जाने के बाद महबूबा ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आखिर मुझे मेरे आवास को छोड़ने की इजाजत केवल इसलिए दी गई क्योंकि गृह मंत्री वापस दिल्ली चले गए हैं। बहरहाल शाह के दौरे ने घाटी की फिजाओं में सियासी हलचल तेज कर दी है। देखना होगा कि इस हलचल की गूंज कितनी दूर तक जाती है। भारत में रक्षा सौदों में घोटाले का जिन्न एक बार फिर से सामने आ चुका है। अब बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि साल 2011 में फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के सौदे को लेकर करोड़ों की रिश्वत ली गई थी। इस मामले में बीजेपी ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को निशाने पर लिया। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मित्र संजय भंडारी ने लंदन में एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्होंने खुद स्वीकारा कि 2011 में लड़ाकू विमान अपग्रेड के मामले में रिश्वत ली गई थी। हालांकि रिश्वत की पूरी रकम शेल कंपनी ने उन्हें नहीं, और साथ ही 92 करोड़ अभी भी बकाया है, जिसको लेकर मुकदमा दायर किया गया है। इस मामले में अब ईडी संजय भंडारी को पकड़ने के लिए यूके पहुंच गई है। आपको यह भी बता दें कि यह पूरा मामला 11 साल पुराना है। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की पहल हुई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस डील में रिश्वत ली गई थी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया था। इधर 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। एक तरफ जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सबको साधने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने आज नई राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान कर दिया।
2024 का लोकसभा चुनाव होने में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन इसकी तैयारी ग्राउंड लेवल से होकर हाई लेवल तक शुरू हो चुकी है। तमाम पकवान तैयार हो रहे हैं। हर पार्टी अपनी मजबूत दावेदारी का दमखम दिखाने को तैयार है। अब इन्हीं तैयारियों में तड़के का जायका लगाने के लिए टीआरएस ने कमर कस ली है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने अपनी नई राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा कर दी। सीएम चंद्रशेखर राव के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। तेलंगाना भवन में टीआरएस के तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा। पार्टी की बैठक हुई और राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान हुआ। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर लिया। यानी अब टीआरएस ना कहकर बीआरएस कहा जाएगा, या यूं कहें कि अब बात सिर्फ तेलंगाना की नहीं बल्कि पूरे भारत की होगी। इस नए पार्टी के झंडे में भी कार का जो निशान था वो रहेगा, लेकिन उसमें भारत के नक्शे की रूपरेखा होगी। आज हुई बैठक में तमाम विधायक और सांसद शामिल हुए। अब नए पार्टी और नए सिंबल के साथ सीएम चंद्रशेखर राव राष्ट्रीय राजनीति में ताल ठोकते नजर आएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध अब ऐसे मुहाने पर पहुंच चुका है जहां से कभी भी न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि रूस के पास अब ज्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। ऐसे में दुनिया के सामने भयंकर मंजर कभी भी दिख सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध को 7 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब ये परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गया है। रूस ने जनमत संग्रह कराकर यूक्रेन के 4 हिस्सों को अपने में मिला लिया था और पुतिन ने चेतावनी दी थी कि इस तरफ अगर कोई सैन्य कार्रवाई हुई तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। पुतिन ने पश्चिमी देशों को परमाणु हमले तक की चेतावनी दी थी। इसी बीच यूक्रेन ने दक्षिण काला सागर क्षेत्र के खेरसोन में रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद मॉस्को में सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को अज्ञात जगह से ले जाते देखा गया है, जिसके बाद आशंका है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है। इन मिसाइलों से पुतिन जिस देश को चाहे निशाना बना सकते हैं। रूस के परमाणु हमले की बढ़ती आशंका के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की और कहा कि यूक्रेनी क्षेत्र पर रूस के अधिकार को अमेरिका मान्यता नहीं देगा। साथ ही $625 मिलियन की सैन्य मदद देने का भी ऐलान किया है। पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन लगातार रूस को चेतावनी दे रहा है। सैन्य मदद से युद्ध के सारे समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में पुतिन के पास सीमित विकल्प बचे हैं। उसमें से एक परमाणु हमला है, लेकिन इसके परिणामों को पुतिन भली भांति जानते हैं, इसलिए वो अभी चेतावनी देकर काम चला रहे हैं। लेकिन इससे परमाणु हमले की आशंका खत्म नहीं होती है। तो रूस अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो उसकी राजधानी कीव और खार्किव शहरों को निशाना बनाया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो 60 लाख लोगों से ज्यादा की मौत होगी। अगर किसी पश्चिमी देश को निशाना बनाएंगे तो भी लाखों लोगों की मौत होगी, क्योंकि रूस के पास परमाणु युद्ध के लिए बहुत ही घातक हथियार मौजूद हैं। आइए उनके बारे में भी बता देते हैं कि आखिर रूस की ताकत क्या है, जिसमें सबसे पहला नाम है सरमत मिसाइल का। ये न सिर्फ रूस बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और वजनी मिसाइल है। RS-28 सरमत मिसाइल की ऑपरेशन रेंज 18,000 किलोमीटर है, जबकि इसका वजन 208 टन का है। यह मिसाइल अपने एक ही बार में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही दूसरा घातक हथियार जो रूस के पास है वो है जार एटम बम, यानी कि रूस के न्यूक्लियर बेड़े में इस हथियार का नाम भी सबसे पहले आता है। यह एटम बम जापान पर गिरे बम से करीब 3,333 गुना ज्यादा खतरनाक है। यह बम किसी भी शहर को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। तीसरा घातक हथियार जिसका नाम है किंजल मिसाइल, रूस के परमाणु बेड़े में किंजल मिसाइल भी शामिल है, जो आवाज की गति से 10 गुना तेजी से चलती है। रूस का दावा यह है कि इसका अमेरिका के पास भी कोई तोड़ नहीं, ये भी किसी भी शहर को तबाह करने की क्षमता रखती है। और चौथा घातक हथियार बेलगेरोड पनडुब्बी, यानी रूस के न्यूक्लियर बेड़े का यह सबसे खास हथियार है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी है, जिसमें छोटी पनडुब्बी और ड्रोन रखे जा सकते हैं, और यह भी पूरे शहर को तबाह करने की शक्ति रखती है। इसके अलावा भी रूस के पास तमाम ऐसे हथियार हैं जो परमाणु युद्ध के दौरान यूक्रेन और नेटो देशों के लिए खतरा है, और इसकी आहट बार बार नेटो देश जताते रहे हैं, और उनको इस बात का भय लगातार बना है कि कभी भी रूस कर सकता है परमाणु हमला, जिसकी आहट अब तेजी के साथ नेटो और यूक्रेन जैसे देशों के पास पहुंचती जा रही है।
इधर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक हफ्ते में 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया की एक मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरते हुए प्रशांत महासागर में गिरी, जिसके बाद तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। परमाणु संपन्न उत्तर कोरिया की इस हरकत से जापान को अपने नागरिकों को सजग रहने के लिए अलर्ट जारी करना पड़ा। उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने पूर्वी सागर, जिसे जापान का सागर भी कहा जाता है, उसमें 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वर्चुअल टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए पानी में फायर किया, जिसको लेकर अमेरिका ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उत्तर कोरिया के जवाब देने के लिए सैन्य क्षमता है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने भी येलो सी में अभ्यास किया। सेना ने यह भी पुष्टि की है कि एक दक्षिण कोरियाई मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही हादसे का शिकार हो गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दक्षिण कोरिया की मिसाइल के गिरने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। शुरुआत में लोगों ने इसे उत्तर कोरिया का हमला माना, क्योंकि घंटों तक सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। बाद में जब सेना ने इसकी जानकारी दी तो लोगों ने राहत की सांस ली। तो तानाशाह किम जोंग उन से टेंशन बरकरार है। साल 2017 के बाद यह पहली बार हुआ कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरी, जिसके बाद जापान को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक तक बुलानी पड़ी। किम जोंग उन यहीं पर नहीं रुकने वाले, वो जल्द ही न्यूक्लियर टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने खुद को न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट घोषित किया। यानी कि किम जोंग उन जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लिए खतरा तो है ही, लेकिन उनके रवैये से इस वक्त पूरी दुनिया टेंशन में है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल यूएन के प्रतिबंध के बाद भी मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में गिराई। 16 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी है। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया अमेरिका को परमाणु हमले की चेतावनी किम जोंग उन दे चुके हैं। किम जोंग उन उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहे हैं। साल 2017 से अब तक 30 से ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण किया गया, जिसमें क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। इधर दुनिया भर में सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, जिसके चलते स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी लोगों को घेर रही है। इससे बचने के लिए आज दशहरे के दिन आप डिजिटल डिटॉक्स का रेजोल्यूशन ले सकते हैं। यानी कि सिर्फ एक हफ्ते का सोशल मीडिया ब्रेक आपको डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षणों को कम कर सकता है। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ की रिसर्च में ये बात सामने आई कि कुछ दिन की वर्चुअल वर्ल्ड से दूरी आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत सुधार ला सकती है। तो डिजिटल डिटॉक्स ये एक ऐसा शब्द है जो शायद आपने पहली बार सुना हो। कम से कम कुछ लोगों के लिए ये शब्द बहुत नया होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इसे लेकर? एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस तरह से नशे की लत लगती है, उसी तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड भी आपको अपना आदी बना लेता है और इससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी से छुटकारा पाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स को अपनाया जाता है। आइए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि आखिर डिजिटल डिटॉक्स है क्या और कैसे ये आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। दरअसल वर्चुअल वर्ल्ड में रहने की आदत से दूरी कहलाई जाती है डिजिटल डिटॉक्स। अगर आप इसे अपनाते हैं तो क्या कर सकते हैं? कुछ समय के लिए आप सोशल मीडिया से ब्रेक ले सकते हैं। सोशल मीडिया से दूरी आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर कर सकती है। डिजिटल छुट्टी को डिजिटल डिटॉक्स भी कहा जाता है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ ब्रेक, जिसे डिजिटल डिटॉक्स का नाम दिया गया है और यह आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल इस पर रिसर्च कहती है कि 18 से 72 साल के 154 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। एक सैंपल पीस इसे आप कह सकते हैं, जिसमें पहले ग्रुप को सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया, यानी सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दूसरा ग्रुप पहले की तरह ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता रहा, यानी किसी भी तरीके का ब्रेक इस दूसरे ग्रुप को नहीं दिया गया। अब एक हफ्ते के ब्रेक के बाद जो एंजाइटी थी लोगों के अंदर, उसमें करीब 1% की कमी आई। एक हफ्ते के अंदर 1% की कमी। मेंटल हेल्थ पर करीब 10% का पॉजिटिव असर हुआ। 10% का पॉजिटिव असर अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा रखता है और कुछ नहीं, एक हफ्ते का आपको ब्रेक लेना है सोशल मीडिया से, जिसे आप
डिजिटल डिटॉक्स का नाम भी दे सकते हैं और इस हैबिट को अपनाकर आप अपने जीवन को एक बेहतर दिशा की तरफ लेकर जा सकते हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशहरे के मौके पर इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा देखने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा देखी और उनके दर्शन भी किए। अटल सदन के प्रांगण में पीएम ने देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर रघुनाथ जी के रथ तक पहुंचे, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। मोदी कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। कुल्लू में 47 मिनट रुकने के बाद मोदी दिल्ली लौट गए। रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ ही 7 दिन तक चलने वाले इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज हुआ और प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर से दोपहर बाद 3:13 पर कुल्लू के ढालपुर मैदान पहुंचे। 47 मिनट तक यहीं रुके, लोगों के बीच मौजूद रहे और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इधर विजयादशमी के मौके पर हर साल संघ नागपुर में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करता है। नागपुर के रेशमी बाग में संघ कार्यकर्ताओं को आरएसएस प्रमुख ने संबोधित किया। संघ के इतिहास में पहली बार किसी महिला को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने नारी शक्ति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शक्ति ही शांति और शुभ का आधार है। वहीं मोहन भागवत ने देश की बढ़ती आबादी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या बोझ है, लेकिन ये साधन भी बन सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के साथ जनसंख्या संतुलन भी एक बड़ा विषय है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इंडोनेशिया में ईस्ट तिमोर का जुड़ना, सूडान से दक्षिण सूडान और सर्बिया से कोसोवो जैसे देशों का बनना इसका ही नतीजा है। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी यह होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। इधर दशहरे के मौके पर महाराष्ट्र में शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। विजयादशमी के पर्व पर हर साल शिव सैनिक दशहरा रैली करते हैं। एक तरफ जहां पर उद्धव गुट शिवाजी पार्क में रैली को संबोधित किया उन्होंने, तो दूसरी तरफ शिंदे गुट ने भी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान में जनसभा को संबोधित किया। दोनों गुट इस रैली को अपनी ताकत दिखाने के मौके के रूप में ले रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ कि जब मुंबई में 2 अलग अलग विजय रैली का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है।